आज तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से तमाम प्रदेशों के गांवों की सच्चाई आप तक लेकर आ रही है। तो सबसे पहले बात मेरठ के अम्हेड़ा गांव की कर लेते हैं, जहां बुखार के चलते लगातार लोगों की जान जा रही है। बावजूद इसके ना तो गांव में अब तक टेस्टिंग शुरू हुई है और न ही यहां पर इलाज की कोई सुविधा है। वादे कुछ भी हों, दावे कैसे भी हों, लेकिन कोरोना की मार से यूपी के गांव-गांव कराह रहे हैं। किसी को बुखार हो रहा है तो किसी को सांस लेने में तकलीफ। हालत इस कदर बिगड़ रही है कि जान पर बना रही है। कुछ ऐसी आफत मेरठ के अम्हेड़ा गांव में भी आई हुई है। 10 से 12 दिनों में यहां 6-7 लोग दम तोड़ चुके हैं, लेकिन इस संकट के बाद भी सरकारी तंत्र की नींद नहीं खुल रही। बताया ये जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की इस गांव में मौत हो गई है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गांव के लोग इस वक्त बच रहे हैं टेस्टिंग से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उनको अस्पताल में जाना पड़ेगा। अस्पताल का खौफ गांव वालों में ज्यादा है और यही वजह है कि यहां घरों में रह करके उनकी मौत हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी तरीके के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य विभाग सही तरीके से टेस्टिंग और ट्रेसिंग करे तो शायद गांव में बहुत ज्यादा केसेस निकलेंगे। गांव में रहने वाले अपनों को खो रहे हैं। एक लड़के के पिता की जान ऑक्सीजन की कमी से चली गई। दर्द की इस मार के बीच इसका यही कहना है कि अगर वक्त पर इलाज मिला होता तो शायद उसके पिता आज जिंदा होते। 2-3 दिन से बुखार आ रहा था, फिर उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था और फिर बुखार में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर हमने ऑक्सीजन ढूंढा, एक सिलेंडर मिला, वो 3-4 घंटे चला, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिला। फिर हम अस्पताल लेके गए प्यारलाल में टेस्ट कराओ, ये कराओ, फिर ऑक्सीजन नहीं मिल, ऑक्सीजन के कारण उनकी डेथ हो गई। लेकिन वक्त पर इलाज मिले भी तो कैसे, बीमारों की मदद हो भी तो कैसे। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन ताला जड़े इस केंद्र में बड़ी बड़ी घास उगाई है। ऐसे हाल में डॉक्टर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरठ के अम्हेड़ा गांव में यहां के स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति आप देखिए कि यहां बाकायदे लिखा तो है कि अम्हेड़ा आदिपुर पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन इसके सामने की स्थिति आप देखिए, चारों तरफ यहां बड़ी बड़ी घास दिखाई पड़ रही है और ना तो यहां पर ताला खुलता है, ना ही यहां पर किसी भी तरीके से डॉक्टर बैठते हैं। गांव की जिस तरीके की सिचुएशन है, ऐसे में साफ होता है कि अगर गांव के पीएचसी सेंटर सही तरीके से काम कर रहे होते तो गांव में जो मरीज कोरोना संक्रमण या कोरोना जैसे लक्षण उनको दिखाई पड़ रहे हैं, वो लोग शहर को न जाते और शहर में जाकर के उनको इलाज के लिए तड़पना नहीं पड़ता। यहाँ गांव की स्थिति ये है कि इतनी बड़ी बड़ी घास इस हॉस्पिटल में, जो कि गांव के लिए बनाया गया है और गांव के लोगों के लिए बनाया गया है, वो कभी भी खुलता नहीं है और यहाँ इलाज के लिए किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। कई बार शिकायत हुई, गुहार भी लगाई गई, कोरोना का कहर भी बरपा, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक डॉक्टर नहीं आ पाया। कई बार हमारे द्वारा इसकी शिकायत सीएमओ साहब से की जा चुकी है। इसकी 1-2 बार सफाई जरूर की गई है, लेकिन यहाँ पर किसी डॉक्टर को नहीं बैठाया गया। इलाज के लिए मजबूरी लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, प्राइवेट मेडिकल्स में जाना पड़ता है, जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो लोग नहीं अपना इलाज करा पाते। अम्हेड़ा गांव के घर घर में लोग बीमार हैं। दावा यही है कि अगर टेस्टिंग हो तो कोरोना के कई केस निकल आएंगे, लेकिन टेस्टिंग का कोई इंतजाम है ही नहीं। मुसीबत के मारे गांव वाले जाएं तो जाएं कहां। जो कोरोना से संक्रमित हैं वो घर पे खुद आइसोलेट हो रखे हैं और अगर टेस्टिंग की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई टेस्टिंग नहीं हुई है
लोगों को प्राइवेट लैब्स में जाकर के टेस्टिंग करानी पड़ रही है। अगर वो सरकारी किसी उसमें कराते हैं इंस्टीट्यूशन में, तो उनको कई कई दिन तक रिपोर्ट्स नहीं मिल पा रही है, जिससे इलाज लेने में उन्हें दिक्कत आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी यहाँ पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। मुश्किल के दौर में गांव वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं और टीकाकरण अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं है। गांव में दहशत का माहौल है। जब से चुनाव हुए हैं तब से 6-7 मौत यहाँ पे कोरोना से हो चुकी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। जो अभी तक कोई यहाँ पर कैंप नहीं लगा है, टीकाकरण अभियान कोई नहीं यहाँ पर चला है। लगातार हो रही मौतों के चलते गांव वाले डरे हुए हैं। ऐसे हाल में उन्हें शासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिल रही। ना ही कोई कैंप लगा, घर घर मरीज तप रहे हैं, बुखार से भी पीड़ित हैं। यहाँ सामने बाहर गांव में एक केडी डॉक्टर है, शाम को वहाँ स्थिति जाकर देख लो, 200-300 मरीज रोज इकट्ठे हो जाएं उनके पास। इसलिए गांव में कोई सुविधा हमें शासन की तरफ से नहीं मिल पा रही। कोरोना के संकट काल में जब इलाज में जरा सी भी देरी लोगों की जिंदगियां ले रही हैं, ऐसे दौर में यूपी के गांव का यह हाल चिंता बढ़ाने वाला है। बड़े दावे करने वाली सरकार को इस हाल पर गौर करना चाहिए, ताकि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके। मेरठ से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब बिहार के सारण के अकिलपुर पंचायत की मुश्किल भी जरा देख लीजिए, जहां 25,000 की आबादी के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उनका हाल देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर अगर कोरोना का विस्फोट हो जाए या मरीज वहां पर चले जाएं, तो क्या वो स्वास्थ्य केंद्र उनका इलाज कर पाने में सक्षम है। स्वास्थ्य केंद्र की दीवार पर लिखा है कि किसी भी शिकायत के लिए 104 नंबर डायल करें, लेकिन सरकार शिकायतें क्या क्या हैं वो नंबर मिलने की बजाय हम आपको सीधे तस्वीरों में दिखा देते हैं, गांव वालों के जुबान से सुना देते हैं। ये सारण जिले की अकिलपुर पंचायत है। आबादी 25,000 है और लोगों के इलाज का सहारा है ये उप स्वास्थ्य केंद्र। अब इस स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ न मेज है, न कुर्सी है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न दवा है, न इंजेक्शन है। सीधे शब्दों में कमरा पूरा खाली है। यानी महामारी के इस दौर में गांव वालों के लिए दुआ ही आखिरी सहारा है। जिस दूसरे कमरे में दवा के नाम पर कुछ दिख भी रहा है, अब वहाँ का हाल भी देख लीजिए। देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऐसा आपको कहीं से भी दिखाई नहीं देगा कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। यहाँ चूंकि पाठक जी यहाँ पर एक पुराने स्टाफ हैं, रिटायरमेंट के बाद हैं, तो लग रहा है कि कोई ना कोई है। ये देखिए दवा यहाँ पर, वैक्सीन का ये सारा कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर वैक्सीन इंजेक्शन दिख रहा है। ये क्या है? ये है अपना खरीद के लोगों को देते हैं। आप देखते हैं, आप छोटा मोटा इलाज आप ही करते हैं? हाँ, करते हैं छोटा मोटा इलाज। जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बेसिक जरूरतें हैं, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, ये तमाम चीज आपको कहीं नहीं दिखाई देती है। बिल्डिंग जरूर अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन गई है, हॉस्पिटल बने हैं, लेकिन उसमें इलाज करने वाले डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो ऐसे हाल में सवाल यही है कि गांव में अगर किसी में कोरोना का लक्षण दिखता है तो वो इलाज कहां कराएगा, किसके पास जाएगा? उप स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत गांव वाले जानते हैं। यही वजह है कि सर्दी बुखार होने पर गांव वाले बिना टेस्ट के ही खुद को कोरोना पॉजिटिव मान लेते हैं। हमारे स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, इससे हमें पता लगा कि मतलब कोरोना पॉजिटिव हुए हम। बट जो हमारे पास जांच का अभाव था, इसलिए कहीं जांच कराने जा नहीं पाए हम लोग। यहीं पे करवाया हमने। अब खुद से क्वारंटीन होके दवा लिया। जो मान लिए अपने आप की? हाँ, हम मान लिए कि हमें कोविड हो चुका है और खुद से ही हम क्वारंटीन होके अपने आप को रिकवर किया।
गांव के तमाम लोग बीमार हैं, कोरोना का डर भी है, लेकिन टेस्टिंग कहां कराएं, कैसे कराएं? क्योंकि यहां ना तो सुविधा है और न सुनवाई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये स्वास्थ्य उप केंद्र है यहाँ का। करीब 25,000 से ज्यादा की आबादी वाला ये पंचायत है किलपुर, और इसमें ये स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया गया है। लेकिन आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये केवल बिल्डिंग ही दिखाई दे रहा है, इसका अंदर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की तो नियुक्ति है नहीं यहाँ पर, एक नर्स कभी कभार यहाँ पर आती जरूर है, लेकिन जो महामारी का दौर चल रहा है उसमें न कहीं टेस्टिंग की कोई सुविधा है, न वैक्सीनेशन की सुविधा है। सरकार ने गांव वालों की समस्या से आंखें फेर ली हैं। ऐसी सूरत में किसी दौर में बेसिक हेल्थ वर्कर रहे 85 साल के हरिशंकर पाठक ही लोगों को दवा दे रहे हैं। जगह पर कई पोस्टर खत्म हो गया, नीतीश सरकार में यही दिक्कत हुआ कि हमारे नाम का, हमारे पोस्ट का कोई भी जितना बेसिक हेल्थ वर्कर कोई है नहीं है। जितने थे सब रिटायर कर गए और उसके जगह पर किसी की बहाली नहीं हुई। लेकिन कई मरीज ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर होने पर उनकी जान पर बनाती है। खुद से अपना दानापुर जाना पड़ता है, कोई न एम्बुलेंस का व्यवस्था है, न डॉक्टर का फैसिलिटीज है। अगर सीरियस कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसको यहीं मरना पड़ेगा। मर जाते हैं वो, जाते जाते बहुत ज्यादा एक्सपायर कर जाती है ना, तो व्यवस्था दिया जाए, यही कहा जा सकता है। अब बताइए, स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। ये आपका वैक्सीनेशन भी होता है तो 2 दिन आती है लेडी या 10 दिन गायब रहती है। कोई नियम कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अखिलपुर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र एक मकान में चल रहा है। जिसके परिवार ने इस स्वास्थ्य केंद्र को जमीन दी थी, वो भी अब इसकी बदहाली का दुखड़ा रो रहे हैं। उद्देश्य था कि गांव के स्वास्थ्य का जो है उन्नयन हो और लोग यहाँ स्वस्थ रहें, लेकिन दुर्योगवश आज तक लगभग 25-30 साल, 80 के आसपास में हो गया, ज्यादा समय हो गया, तो आज तक जो है इसमें कभी कोई डॉक्टर या कोई इस तरह के सुई रुई दवा, इसकी कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कभी नहीं दिखा। ऐसे हालात से साफ है कि बिहार के गांव में कोरोना से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, जिससे गांव वालों की जान पर आफत लगातार बनी हुई है। सुजीत झा, सारण, आज तक। कोरोना से जंग में जीत का बड़ा हथियार है अस्पताल, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार हो तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी जब हमारे संवाददाताओं की टीम पहुंची तो वहां के अस्पतालों का हाल देखकर यही लगा कि यहां सब कुछ भगवान भरोसे है। इस अस्पताल की हालत किसी मरणासन मरीज से कम जर्जर नहीं है। तिल तिल कर मरते किसी मरीज की तरह यह अस्पताल भी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसका अंजर पंजर हिल चुका है, इमारत नुमा शरीर सूख कर कांटा हो गया है। ऐसा लगता है कि अब गिरा तो तब गिरा। हम इस वक्त DMCH में मौजूद हैं, दरभंगा में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है इस बड़े अस्पताल में। लेकिन इस अस्पताल की हालत कैसी है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये DMCH का सर्जिकल भवन है, और आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन इस अस्पताल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, किस जर्जर हालत में ये अस्पताल जो है वो चल रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ये अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं, पूरे मिथिलांचल की लाइफलाइन है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सहरसा, कम से कम 4 जिले के मरीज यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ आकर उनका जो हाल होता होगा वो तो बस महसूस करने वाली बात है। क्या कहेंगे, सरकार न समझे इनको, सरकार न जाने, या यहाँ के मरीज का इलाज चल रहा है। जी, मरीज का इलाज चल रहा है, मरीज इसमें भर्ती है और ऑक्सीजन लग रखा है और इलाज चल रहा है। सर्जिकल भवन में मरीज का इलाज चल रहा है, कभी भी लगता नहीं है कि ये गिर सकता है? बिल्कुल कभी भी गिर सकता है, और कभी भी मरीज भी मरेगा और हम भी मरेंगे। 10 साल में कई बार यहाँ भवन निर्माण विभाग ने कहा अस्पताल के नाम पर कभी भी ढह जाने की आशंका में खड़ी इस इमारत को खाली कर दो,
लेकिन दूसरा इंतजाम हो तब तो इसे खाली कराया जाए। इस अस्पताल की ऐसी हालत क्यों है, जरा जानिए। 2016 में इस जर्जर अस्पताल की जगह केंद्र बिहार सरकार की साझा कोशिशों से 160 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनना शुरू हुआ। इस नई बिल्डिंग को अब देखिए, जिसे 2018 में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा है, तो मरीज कंकालनुमा अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर हैं। अब आपको सीतामढ़ी के बिस्वा गांव लिए चलते हैं। 10-15 साल खूब बढ़िया काम किया। 2000 के बाद ये स्थिति हुई, खराब हो गया। 2005 से समझिए डॉक्टर सब बिल्डिंग पे बिल्डिंग पिटता जा रहा है, लेकिन यहाँ का इस डॉक्टर को 1 रुपया का सुइया इलाज, देखो नर्स तक यहाँ नहीं आती है। और क्या मैं अपने रीजन में इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के विषय में तत्कालीन डीएम के यहाँ, सिविल सर्जन के यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ हमने आवेदन, पब्लिक पिटीशन कई बार लगा चुका हूँ, और उस पर आश्वासन के सिवा आज तक हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन ही मिलता चला जा रहा है। ये आक्रोश उस सिस्टम के खिलाफ है जिसने बिस्वा गांव को महामारी में बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया। जिस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज होना चाहिए, वहां मवेशियों को रखा जा रहा है। इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में डॉक्टर की नियुक्ति है, नर्सों की नियुक्ति है और सबके रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर थी। लेकिन आज की स्थिति में हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए यहाँ पे ये भिसवा बाजार का जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यहाँ पर इसके जहाँ डॉक्टर रहा करते थे पहले, जो उनका निवास था, वहाँ पर गाय भैंस को बांधा जा रहा है। और ये अंदर हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्थिति आप देख लीजिए, जो स्थिति है यहाँ की। ये बताइए क्या होता था यहाँ पर, किसका घर था? इसमें डॉक्टर साहब रखते थे पहले, जो सचिव थे हेल्थ केयर का, जो अफसर लोग थे वो आते थे, इसका ऑफिस इसी में थे, वो बगल से रहते थे। और लगभग 10-15 साल से अभी नहीं रह रहे हैं। यहाँ जो बाजार में मवेशी बिक्री होते हैं, वो मवेशी सब वो ला करके इसमें बना जाता है। दरभंगा हो या सीतामढ़ी, कोरोना के हमले ने साबित कर दिया है कि जनता की जान बचाना इन बीमार अस्पतालों के बूते की बात नहीं। जो व्यवस्था खुद इतनी लाचार, कमजोर और रोगग्रस्त हो, वो दूसरों का इलाज क्या खाक करेगी। दरभंगा से रोहित सिंह, सीतामढ़ी से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। यूं तो पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, मगर इस कहर के बीच दिल्ली में बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है। जी हां, दिल्ली में कोरोना केस थोड़े कम हुए हैं। कोरोना के घटते मामले राहत देने वाले हैं, और इसके साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। तो दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये इसी तरह से कम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाए। बुरी तरह से कोरोना महामारी की मार झेलने वाली दिल्ली के लिए ये खबर राहत भरी है। सरकार की तमाम कोशिशें और लॉकडाउन अपना असर दिखा रहे हैं और राजधानी में कोरोना के नए केस तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 6,430 नए मामले सामने आए, जबकि 337 मरीजों की 24 घंटे के भीतर मौत हुई। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल ये 12% थी, आज 11% है। दिल्ली में कोरोना के केस घटे हैं, संक्रमण दर भी कम हुई है, लेकिन मृतकों की संख्या अब भी चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे हाल में अब घरों में आइसोलेट मरीजों के तबीयत न बिगड़े, इसके लिए सरकार की ओर से नई पहल की गई है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, OCB बनाया। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा,
जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। हालांकि कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोरोना का संक्रमण फिर से राजधानी में कहर न मचा सके, इसके लिए वैक्सीन को बड़ा सुरक्षा कवच माना जा रहा है। दिल्ली सरकार बार बार वैक्सीन की कमी की दलील देकर जल्द वैक्सीन देने की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी केजरीवाल सरकार पर वैक्सीन को लेकर भी ऑक्सीजन की तरह ही पॉलिटिक्स करने का आरोप लगा रही है। 18 से 44 में वैक्सीनेशंस थोड़ी कम इसलिए हुई हैं क्योंकि जैसा अब हम कई दिनों से आपको सूचित कर रहे हैं कि दिल्ली में जो कोवैक्सीन की सप्लाई है वो समाप्त हो चुकी है और कोवैक्सीन की सप्लाई समाप्त होने की वजह से तकरीबन 140 ऐसे वैक्सीनेशन के सेंटर्स हैं जिनको दिल्ली सरकार ने अब बंद कर दिया है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। जो हमने 18 साल तक के लोगों का रखा है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की एक ये नीति समझ में नहीं आई। जब ऑक्सीजन की समस्या हुई, ऑक्सीजन एक बार तो कहते हैं ऑक्सीजन पर्याप्त है, फिर कहते हैं ऑक्सीजन की समस्या है। जब ऑक्सीजन दिया गया तो उनके पास बोलते हैं स्टॉक रखने की हमारे पास टैंकर ही नहीं है। क्या करते हुआ? वैक्सीन को लेकर जारी सियासत के बीच देश में कोरोना और वैक्सीनेशन के जमीनी हालात की जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने गांव में कोरोना के खतरे को लेकर चिंता जताई। साथ ही पीएम मोदी कुछ राज्यों में वेंटिलेटर का उपयोग सही से नहीं होने की रिपोर्ट को भी बेहद गंभीरता से लिया है। पीएम ने साफ निर्देश दिया कि केंद्र की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का फौरन ऑडिट किया जाए। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कोरोना के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर कोरोना से निपटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश इसी बात की है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार को फिर से बढ़ने से रोका जाए ताकि मारामारी की मार लोगों की जिंदगियां न छीन सके। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार जारी थी, लेकिन फिलहाल आंकड़ों में थोड़ी कमी आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना के मामलों में कमी आ गई हो, लेकिन सरकार फिलहाल नियमों में राहत देने के मूड में नहीं है। कैसे कैसे दर्द नहीं सहा मध्य प्रदेश ने। अस्पताल में कोरोना से जूझते मरीज, ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ते मरीज, दवाई के अभाव में बिलखते मरीज। मगर इन सब के बीच अब अच्छी खबर यह है कि एमपी में कोरोना की रफ्तार मध्यम पड़ती दिख रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सकारात्मक संकेत आए, लेकिन उसके पीछे हमें समझना होगा कि कोरोना की जो स्टेज अभी चल रही है उसमें संक्रमण की चेन तोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। अर्बन एरिया में हमारी स्ट्रेटजी ये रही और जनता के साथ मिलकर हमने इसको क्रियान्वित किया कि जहां हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करें, मास्क यूज को प्रमोट करें, वहां ये भी देखें कि जहां इससे फायदा नहीं हो रहा है वहां कोरोना कर्फ्यू की बात हमने करें। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 24% तक पहुंच गई थी, जो अब 11.8% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी 14.8% हो गया है। कोरोना के नए संक्रमित भी घटकर 8,087 पहुंच गए हैं। घर घर सर्वे हो रहा है। किल कोरोना अभियान हमने चलाया हुआ है। घर घर सर्वे करने हमारे नीचे गांव में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, उनकी कई टीमें बनी। मध्य प्रदेश में गांव में भी कोरोना की रफ्तार को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। ये तस्वीर भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर बैसरिया ब्लॉक की है, जहां सोनकच्छ गांव में आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात कर जानकारी ले रही हैं कि उनके घर में कोई बीमार तो नहीं है। प्रशासन ने गाँवों की ओर रुख कर दिया है। तमाम जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से हैं, वो अब गांव-गांव में घूम रही हैं। हर घर में जाकर के लोगों से सर्वे किया जा रहा है कि क्या उनके घर में किस तरीके के कोई लक्षण किसी को तो नहीं है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम भोपाल के पास सोनकच्छ गांव में आए हैं, जहां पे आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम जो है गाँव के लोगों से बात कर रही है। हर घर में जाकर के उनसे पहले बातचीत की जाती है, उनसे पूछा जाता है कि घर में किसी को कोई लक्षण तो नहीं है। अगर कोई लक्षण है तो उसे बाकायदा दवाइयाँ भी दी जाती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार मध्यम जरूर पड़ी है, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि कोरोना का खतरा खत्म हो गया है।
शायद इसीलिए एमपी सरकार लगातार कह रही है कि अभी कोरोना के खिलाफ बनाए गए नियमों में किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मतलब ये कि कोरोना से बचना है तो नियम मानते रहिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। बात करते हैं ताउते तूफान के खतरे की। देश के 5 राज्यों में इसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। ताउते तूफान का खतरा लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में बन रहा दबाव का क्षेत्र 17 मई को अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान ताउते के चलते गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में साइक्लोन को लेकर कोस्ट गार्ड भी अलर्ट पर है। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। माना जा रहा है कि यह चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के वेरावल और पोरबंदर के बीच मंगरोल के पास तट से टकराएगा। तूफान के खतरे को देखते हुए मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कुन्नूर और कासगोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के खतरे के बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया है। सीधा चलेंगे, पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, अभी स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, इस वक्त मुंबई में फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि तूफान से कुछ यहाँ पर असर होने वाला है। हालांकि काले काले बादल आसमान में जरूर छाए हुए हैं, लेकिन स्टेट ऑफ अलर्ट जरूर है। तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्यमंत्री ने पहले से ही बातचीत करी है। उनको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। अब हम पालघर की बात करें, रायगढ़ की बात करें, सिंधुदुर्ग की बात करें, कोंकण के इलाकों की बात करें, वहां पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि रात को बारिश जरूर हुई है। मुंबई के कई सबर्बन इलाकों में रात को बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त स्थिति नियंत्रण में फिलहाल तो लग रही है। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर 3 बड़े कोविड सेंटर से 580 कोविड पेशेंट्स को शिफ्ट भी कर दिया गया है। मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स यानी शेल्टर्स भी बनाए गए हैं कि अगर लो लाइंग एरिया से अगर ऐसा हुआ कि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तूफान बहुत ज्यादा होता है, लोगों को हटाना पड़े, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट करे गए हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, ना ही तूफान है ना ही तेज बारिश है। जी बिल्कुल, लेकिन बादल जरूर छाए, जैसी तस्वीरें भी आप दिखा रहे थे। लेकिन पहले गुजरात पर असर होगा, फिर उसके बाद मुंबई की तरफ जाएगा, कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही थी। देखिए नवजोत, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में ये साइक्लोन इसकी फॉर्मेशन है। ये बताया जा रहा है कि गुजरात की कोस्ट की तरफ यानी नॉर्थवर्ड्स ये बढ़ रहा है। हो ऐसा भी सकता है कि अगर ये साउथ की तरफ फिर ओमान की तरफ भी चला जाए। इस वक्त डेवलपमेंट चल रहा है। सुबह 6 बजे की स्थिति ये थी कि गुजरात से करीब 200 किलोमीटर दूर इसकी फॉर्मेशन हो रही थी। तो पल पर इस वक्त जितने साइंटिस्ट हैं, वेदर साइंटिस्ट हैं, वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर खतरा बना हुआ है। मुंबई के कोस्टल इलाकों में खतरा बना हुआ है क्योंकि बिल्कुल वेस्टर्न कोस्ट से सीधे सीधे ये आगे जाएगा। लेकिन फिलहाल तो स्थिति यह है कि ग्राउंड जीरो पर तेज तूफान या बारिश नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, रात के वक्त मुंबई के कई सबर्बन इलाके ऐसे थे जहां पर थोड़ी देर तक बारिश जरूर हुई थी, लेकिन फिलहाल तो असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, रत्नागिरी से पंकज खेलकर भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, वहां की स्थिति अभी क्या है? पंकज खेलकर। देखिए, यहाँ पर मैं रत्नागिरी और रायगढ़ के बॉर्डर पे इलाके में हूँ। अंजरले, हरने, ये जो गांव है वहां पर हूँ, और ये फतेहगढ़ इलाका है जहां पर मेरे साथ 2 युवक है। और जो यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है कि मछुआरों जो है उन्होंने उनकी जो नौकाएं है, जो ट्रोलर्स है, वो सारे समुद्र से बाहर सुरक्षित जगह पर रखे हुए हैं। लेकिन जो एक अलग सा यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है कि ये जैसे फतेहगढ़ में मैं खड़ा हूँ, यहाँ के जो लोग हैं वो सुरक्षित जगह पर स्थलांतरित कर गए हैं। क्योंकि पिछले साल जो जून के 2 तारीख को निसर्ग जो चक्रवात आया था, उसके डर से आज जो बताया गया है कि यहाँ पर फिर से वैसी ही हवा चल सकती है। इसीलिए गांव वाले, जो किनारे वाले गांव है, वो दूर चले गए। हमारे साथ जो युवक है उनसे बात करते हैं। डर क्या है मन में? मन में डर इसलिए कि पहला भी बादल हुआ था, ऐसा ये बहुत नुकसान हुआ था इधर। सही है कि गांव वाले यहाँ से कहीं और चले गए? हाँ, सब लोग गए इधर से। कितने लोग हैं इस गांव में? कम से कम 50। पंकज, नजर आप बनाए रखिए। पंकज खेलकर और पंकज उपाध्याय दोनों मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और बात करते हैं उस पहरे की जो 24 घंटे पहले गंगा के किनारे पर लगाया गया, जिससे शवों को गंगा में प्रवाहित करने से रोका जाए, उन्हें गंगा किनारे रेत में दफनाने से रोका जाए। पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे यूपी से लेकर बिहार तक गंगा में शव बह रहे हैं, कैसे शहर शहर गंगा के किनारे शव पड़े हैं और कैसे गंगा के किनारे शवों को दफनाया गया है।
ये कोरोना काल की सबसे बड़ी त्रासदी है कि अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे। ऐसा करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो सकता है। गंगा में तैरती लाशें क्या कोरोना त्रासदी की बोलती तस्वीर है? कोई नहीं जानता कि पिछले एक सप्ताह में कितने शव गंगा में बहा दिए गए। कन्नौज से कानपुर, वाराणसी से गाजीपुर, यहां तक कि बिहार के बक्सर से आगे तक गंगा में बहती लाशों से हड़कंप मचा हुआ है। शवों के कोरोना संक्रमित होने की आशंका से लोग भयभीत हैं। प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। सिर्फ गंगा में शवों को प्रवाहित ही नहीं किया जा रहा, बल्कि गंगा किनारे रेत में बड़ी संख्या में शवों को दफनाया भी गया है। आज तक की टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो न सिर्फ कानपुर बल्कि कन्नौज से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। कानपुर नगर के नाना मऊ घाट के पास बड़ी संख्या में रेत में शवों को दफना दिया गया है। मैं नाना मऊ घाट पर हूं, आपको यहां पर विजुअल्स दिखाना चाहता हूं किस तरह से ग्रामीणों ने यहां पर जो है डेड बॉडीज जो है, लाशें जो हैं वो किस तरह से गाड़ी हैं। आप यहां पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये खतरनाक सीन्स हैं, क्योंकि मैं अब जहां जहां भी कदम रख रहा हूं वहां मैं सोचकर कदम रख रहा हूं कि कहीं मेरे नीचे कोई लाश ना आ जाए। कानपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर कन्नौज के मेहंदी घाट में भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। गंगा किनारे रेत में शव दफन दिखे। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मेहंदी घाट के विजुअल्स, जहां पर आप अपनी नजरों से देखेंगे कि किस तरह से 100 से 200 के ऊपर लगभग यहाँ पर आपको लाशें दफन मिलेंगी। स्पष्ट नहीं कि दफनाए गए शव किसके हैं और उनकी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई या फिर किसी और वजह से, लेकिन चंद दिनों के अंदर एक साथ इतने शव दफनाने से शक गहरा गया है। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है। यूपी में प्रशासन अब अलर्ट पर है। सरकारी अफसर जाग गए हैं। यूपी सरकार के आदेश के बाद गंगा के किनारे निगरानी बढ़ गई है। पुलिस वाले मुनादी कर रहे हैं। किसी ने शव को गंगा में प्रवाहित किया तो खैर नहीं। कतई किसी कीमत पे गंगा जी में किसी भी शव का प्रवाह न किया जाए और न ही इसके किनारे जाने की प्रक्रिया है। यह अपने आप में दंडनीय अपराध है। को बिना जलाए। गंगा के किनारे बसे गांवों और घाटों पर प्रशासन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि शवों को गंगा में प्रवाहित न करें। ऐसा करना गंभीर बीमारियों और संक्रमण को न्योता है। प्रशासन को आदेश है कि गंगा में कोई शव दिखा तो उसका अंतिम संस्कार पुलिस कराएगी और अगर कोई शवों को प्रवाहित करता हुआ मिला तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमने गंगा किनारे पर स्थित सारे जिलों के जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि गंगा के किनारे पर किसी भी तरह से अधजली या बिना जली हुई लाशों को न दफनाया जाए और न ही उनको पानी में प्रवाहित किया जाए। सवाल उठता है कि अचानक कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच गंगा में सैकड़ों शव किनके हैं? इन शवों को गंगा में क्यों प्रवाहित किया गया? सवाल ये भी कि क्या मरने वाले कोरोना के मरीज थे? विपक्ष सरकार और उसके बाबुओं पर गंभीर आरोप लगा रहा है। Hundreds of unidentified bodies have been found floating on the river Ganga, and nearly 2,000 unidentified bodies have been found buried on the sands along the river Ganga. गंगा में तैरते शव किसके हैं, इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसका जवाब कोई तलाशना नहीं चाहेगा। बहरहाल निगरानी के लिए प्रशासन ने टीम तैयार कर दी है ताकि अब लोग इस तरह से शवों को गंगा में प्रवाहित ना करें। कानपुर से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।